Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal, presenting you all daily editorial analysis covering 27th April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. So let's begin with it. So let's begin with our first editorial today. It is about मिशन अंत्योदय. Now इस पूरे एडिटोरियल के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स का जो रोल है टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस उसे यहाँ पे हाईलाइट किया गया है. एंड इवन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लोकल गवर्नमेंट्स को ये मैंडेट दिया गया है दैट दे शुड प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट द प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. अगर हम आर्टिकल 243G एंड 243W देखें तो वहाँ पे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए लोकल गवर्नमेंट्स का जो रोल है वो हाईलाइट होता हुआ दिखता है. एंड इसे लेकर हमारे पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशंस भी हैं, कुछ मेजर्स भी लिए गए हैं, जैसे कि ग्राम सभा पीपल्स पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करता है. देन वी ऑल्सो हैव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी which basically is to prepare bottom up and spatial development plans. बिल्कुल रूट लेवल से बॉटम अप प्लान डेवलप हो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है हमारे पास. देन वी ऑल्सो हैव स्टेट फाइनेंशियल कमीशन जिनका काम है टू मेक श्योर और टू रदर इंश्योर दैट कि देयर इज़ अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी. एंड देन वी हैव 1/3 रिजर्वेशन फॉर women in most of the states. And in most of the states it is even 50%. Then we also have population based representation to scheduled caste and scheduled tribe communities. तो ये हमारे जितने भी efforts हैं, all of these efforts are promoting the goal of enhancing the role of local governments, in terms of economic development and social justice. But इंडिया का जो decentralization reforms रहे हैं, they have failed somewhat to take this decentralization process forward in delivering the social justice and progress in rural India. And इसी लाइट में इस आर्टिकल के अंदर मिशन अंत्योदय प्रोजेक्ट को डिस्कस किया गया है. दिस आर्टिकल डिस्कसेस व्हाई दिस मिशन अंत्योदय वाज नीडेड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आउटकम्स क्या निकले हैं, एंड इसे लेकर जो सर्वे कंडक्ट करवाया गया था उस सर्वे को इस आर्टिकल के अंदर एनालाइज किया गया है. जो लूप होल्स हैं उन्हें यहाँ पे डिस्कस किया गया है. एंड ऑल्सो दैट हाउ कैन मिशन अंत्योदय हेल्प टू ट्रांसफॉर्म आवर रूरल इंडिया, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. एंड इस मिशन को पूरा करने के लिए, इस मिशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए व्हाट मोर नीड्स टू बी डन. So, Government of India launched Mission Antyodaya project in 2017 and 18. एंड इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था कि इंडिया में स्पेशली रूरल हाउस होल्ड्स की अगर हम बात करें तो पावर्टी मल्टीपल डायमेंशंस में प्रेजेंट है और इस पावर्टी को इराडिकेट करने के लिए इस मिशन अंत्योदय प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था. एंड इसका मेन प्रॉमिस ही यही था कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे ऑफ दोज ग्रेट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स उनको यहाँ पे रिवाइव किया जाएगा. एंड फॉर दिस मिशन अंत्योदय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दे एक्ट एज नोडल एजेंट्स फॉर टू टेक दिस मिशन फॉरवर्ड. नाउ अगर हम हमारी ट्रेडिशनल पावर्टी लाइन की बात करें जिसे कि कैलोरी इनकम मेजर के साथ लिंक किया गया था, एंड इससे हमारा जो प्लानिंग कमीशन था they used to pursue this religiously, and it had great academic support, but it somehow proved to be as a failure as a propositive policy tool. जिसके बाद पब्लिक डोमेन के अंदर सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 आया, एंड दिस बेसिकली डिमांडेड द रेमेडियल इंटरवेंशन. एंड इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में ये देखा दैट 90% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स दे हैव नो सैलरीड जॉब्स. 53.7 million households are landless. 6.89 million female headed households have no adult member to support them.
49% of them suffer from multiple deprivations. 51.4% of them, they derive the sustenance from the manual casual labor. And then there were 23.73 million who had no room or only one room to live, and so on. जितने भी ये जो statistics हैं जो कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में रिवील किए गए, they were eye opening. And they cannot be easily dismissed by any democratic government, जो कि इस सर्वे ने रिवील किया था. However, if we talk about India, we spend more than 3 trillion rupee every year for the rural poor, especially from both state and central budgets. इसके अलावा बैंक क्रेडिटेड लिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अलग हैं. सो ये सब होने के बाद भी सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस में जो ये प्रोजेक्शंस आई थी, इसके बाद ये क्लियर हो गया दैट मिशन अंत्योदय प्रोजेक्ट वाज अ नीडेड इंटरवेंशन. मिशन अंत्योदय का ऑब्जेक्टिव यही था दैट वी नीड टू इंश्योर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमली हमें यूज़ करना होगा, एंड फॉर दिस वी नीड कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स. जो अलग अलग स्कीम्स हैं जो कि मल्टीपल डिप्रिवेशंस ऑफ पॉवर्टी को एड्रेस करती हैं, वी नीड टू कन्वर्ज इट एंड मेक ग्राम पंचायत द हब ऑफ अ डेवलपमेंट प्लान. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that gram panchayat should be made the hub of the developmental plan. तो ये जो प्लानिंग प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा ये जो इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है, ये दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पीपल प्लान ऑफ केरला. ऐसा प्लान पहले केरला में आया था, वहाँ से इसे लिया गया है. एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय एन एनुअल सर्वे. So that will help us to assess the various developmental gaps at the ग्राम पंचायत लेवल. तो एक एनुअल सर्वे होगा जो कि ग्राम पंचायत लेवल पे कौन कौन से गैप्स हैं उनको देखने में मदद करेगा. एंड फॉर दिस 29 सब्जेक्ट्स जो कि पंचायत्स को दिए गए हैं बाय द 11th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसे लेकर डाटा कलेक्ट किया जाएगा. और ये जो 29 सब्जेक्ट्स है, अगर इनको हम ब्रोक डाउन करें तो 112 पैरामीटर्स ऐसे निकलते हैं जिसके लिए डाटा कलेक्शन किया जाएगा, और फॉर दैट डिटेल्ड क्वेश्चनेयर दिया जाएगा, जैसे कि डाटा अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी, गुड गवर्नेंस, वाटर मैनेजमेंट एंड सो ऑन. तो इसे लेकर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का आइडिया ही यही है कि लोकल लेवल पे जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जो उनकी बेसिक नीड्स में जो गैप्स आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, एंड इसे लेकर जो बहुत सारी स्कीम्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं जो कि हमें स्कीम्स के थ्रू मिल रहे हैं, उन्हें इंटीग्रेट करना. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड देयर सो मेनी दोज हु कैन फाइनेंस देम, दे शुड नीड अ कोऑर्डिनेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हाई ऑर्डर. एंड अगर इस पूरी चीज़ को जेन्युइन मैनर में परस्यू किया जाएगा तो इससे डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉस्टर होगी, एंड जो इंटर ज्यूरिसडिक्शनल इक्विटी है वो भी यहाँ से अचीव होगी. ऑल्दो देयर आर 2 मेजर रिपोर्ट्स, वन इज़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर वन इज़ ऑन द कंपोजिट इंडेक्स. पहली वन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस गैप्स के ऊपर है, और द सेकेंड वन इज़ ऑन द कंपोजिट इंडेक्स. इन दोनों को ही पब्लिक डोमेन में लाया गया है, बट दे डोंट सीम टू हैव अट्रैक्टेड द पब्लिक डिस्कशन. इस रिपोर्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. सो द मिशन अंत्योदय का जो सर्वे 2019 और 20 में किया गया था, इसमें फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया गया था. एंड अगर हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स को हाईलाइट करने के लिए कुछ 2.67 लाख ग्राम पंचायत से डाटा लिया गया था, जिसमें 648 लाख विलेजेस विद 1.03 बिलियन पॉपुलेशन इंक्लूड की गई थी फॉर दिस मिशन अंत्योदय सर्वे. एंड इस डाटा सेट को अपडेट किया गया था, दैट दिस विल बी डन एनुअली, एंड इसे डेवलपमेंटल प्लानिंग सेक्टोरली और स्पेशली इसे इनेबल किया जाएगा. सो फ्रॉम विलेज लेवल to the state level and then to the country as a whole.
एंड फॉर एन इंसाइट इनटू द गैप रिपोर्ट अगर हम गैप रिपोर्ट की बात करें, इसके लिए हम स्टेट वाइज ब्रेकअप डिस्कस करेंगे. मैक्सिमम स्कोर वैल्यू विल एड अप टू 100 and presented in the class intervals of 10. So there were no state in India जो कि टॉप स्कोर ब्रैकेट में फॉल करता है. टॉप स्कोर ब्रैकेट इज 90 to 100 एंड हमारे पास 1484 ग्राम पंचायत ऐसी हैं विच फॉल इनटू द बॉटम ब्रैकेट. अगर हम 80 to 90 स्कोर की भी बात करें, सो देन देयर आर 10 स्टेट्स एंड विच डू नॉट अपीयर इन. Total number of gram panchayat dekhe for all the 18 states that have reported adds up only 260. So basically 0.10% of the total gram panchayat in the country. अगर हम 70 to 80 का स्कोर देखें तो यहाँ पे रिस्पेक्टेबल अटेनमेंट है. केरला इसे टॉप करता है फॉर ओनली 34.69% ऑफ द ग्राम पंचायत इन द स्टेट. एंड अगर हम इसे ऑल इंडिया एवरेज से कंपेयर करें, इट इज़ एज लो एज 1.09%. गुजरात कम्स आफ्टर केरला एंड गुजरात की जो ग्राम पंचायत इस कैटेगरी में फॉल करती हैं, दे आर ओनली 11.28%. दिस वॉज द गैप रिपोर्ट. अगर हम यहाँ पे कंपोजिट इंडेक्स की बात करें, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सरोगेट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट इनकरेजिंग. Only 15 gram panchayat in country they fall in the bottom range of below 10 score, and more than 1/5 of the gram panchayat in India they are below the 40 range. लेकिन अगर हम केरला की बात करें, so all the gram panchayats in Kerala they are above this and they stand out in contrast to the rest of the states. अगर हम country as a whole देखें तो only 7.37% have composite index, जिनका जो स्कोर है वो 70 to 100 की ब्रैकेट में फॉल करता है. और इस पर्टिकुलर जोन में गुजरात इस लिस्ट को टॉप करता है एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय केरला एंड देन कर्नाटका. तो ये जो गैप रिपोर्ट है और जो कंपोजिट इंडेक्स है, ये हमें दिखाता है दैट देयर इज़ अनमिस्टेकेबल टर्म्स, यू नो, दैट बिल्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, दिस इवन रिमेन्स डिस्टेंट गोल इवन आफ्टर 30 years of decentralization. And we are nearly 75 years of our independence. And इससे पहले 2017 और 18 की स्पीच में अरुण जेटली, the former prime minister, the former finance minister, he announced this in their budget scheme. और उस टाइम पे टारगेट ये था कि 50,000 ग्राम पंचायत को पावर्टी फ्री किया जाएगा by 2019 to mark the 150th birth anniversary of गांधी जी. Nothing happened, but that goal was pushed to 2022 so that it will coincide with the 75th anniversary of independence on August 15th. So removing this goal post is a poor game. Now अगर हम loopholes देखें, so the scope to reduce this growing rural and urban discrepancies, it is tremendous. Now there is a saturation approach. 100% target is on the selected items of Ministry of Panchayati Raj. So the possibility of realizing कि हमारे पास universal primary health care हो, literacy हो, drinking water supply हो, and you know the like, they are also very immense. But there is no serious effect to to converge the resources. जैसे कि मनरेगा की हम बात करें, National Rural Livelihood Mission, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सबको कन्वर्ज नहीं किया गया सो दैट वी कैन सेव द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. आफ्टर दिस देयर इज़ वन मोर लैप्स, दैट इज़ द फेलियर टू डिप्लॉय द डाटा टू इंडियाज़ फिस्कल फेडरलिज्म. पर्टिकुलरली ताकि जो ट्रांसफ़र सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सके, हमारे पास हॉरिजॉन्टल इक्विटी अचीव हो सके इन द डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स इन इंडिया एट द सब स्टेट लेवल, वहाँ पे भी एक फॉल्ट रहा है. एंड इसे लेकर एविडेंटली हमारा जो 15th फाइनेंस कमीशन था, उन्होंने भी इसे मिस कर दिया. सो द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, इट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इंटरवेंशंस.
एंड जो पॉलिसी हिस्ट्री इंडिया की रही है, इट हैज़ विटनेस टू द फिनोमेना ऑफ अनाउंसिंग बिग प्रोजेक्ट्स and failing to take them to the logical consequences. And right now, Mission Antyodaya is a striking case in the recent times. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स इससे रिलेटेड है. The title of this editorial is A Splintered Nerve Center. This has been written by Pushkal Shivam. So this article focuses on integrated command and control center. So basically, so that to improve the amenities for people, the services of urban local bodies have to be integrated with this integrated command and control center. So recently, Union Minister for Housing and Urban Areas announced that integrated command and control centers, they have been established in 80 cities which are selected as a part of Smart City Mission. Smart City Missions में 80 cities के अंदर ये integrated command and control centers को establish किया जाएगा, and this is a centrally sponsored scheme. And this project of integrated command and control center, it is being executed, and may be seen as a part of Pan City component of the mission, which basically includes the application of the selected smart solutions to the existing city-wide infrastructure. And to understand this better, we have 5 pillars of the integrated command and control centers. तो 5 pillars हैं, 5 basic pillars. First is bandwidth. Second is sensors and edge devices, which basically record and generate real-time data. Third one is various analytics, which are softwares that draw on data which has been captured by the end devices to generate intelligence. Fourth one is data storage, and the fifth one is the ICCC software, which may be described as a system of systems, the anchor for all the other applications, specific component, and has been described as the brain and the nervous system of the city. तो 5 पिलर्स होने वाले हैं. बैंडविड्थ, सेंसर एंड एज डिवाइसेस जो कि रियल टाइम डाटा को जनरेट करेगा. देन देयर विल बी द एनालिटिक्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जो डाटा कैप्चर किया है इसे लेकर इंटेलिजेंस जनरेट करेगा. फोर्थ, डाटा को स्टोर किया जाएगा. एंड द फिफ्थ इज़ ICCC सॉफ्टवेयर, जिसे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द सिटी कहा जा रहा है. तो अगर हम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का ऑब्जेक्टिव की बात करें या प्रॉमिस की बात करें, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग. इसके अंदर डाटा को यूज़ किया जाएगा टू जनरेट इनपुट्स, एंड नॉट जस्ट टू टेल हाउ सिटी इज़ बट ऑल्सो हाउ इट कैन बी. सो इट कुड टेल like which direction of the city is growing in, and it could even predict the future real estate hotspots as well. It could identify and predict all the accident prone areas in the city. It can also predict the bus routes which are prone to crowding. So this is in sharp contrast to how things actually work on the ground level. So our frames of response are retrospective. We are constantly retrofitting our cities as per the primary mode of transportation. लेकिन जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है दैट इट इज़ अ प्रेडिक्टिव मॉडल. हालांकि ग्राउंड लेवल पे हम रेट्रोस्पेक्शन में सब कुछ करते हैं, सो देयर इज़ अ बिग चेंज इन दैट. हम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जो हमारी अर्बन लोकल बॉडी है इनके साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं विद द फंक्शंस ऑफ दैट अंडर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. दिस इज़ बेसिकली टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द पीपल. ना इस पर्टिकुलर केस में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी उठ के आ सकती है. ना फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्रोजेक्ट है इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा अंडर द एजेस ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स. एंड ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं इनको कंपनीज़ एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, कंपनीज़ एक्ट 2013, और कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ में ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स का जो प्रोजेक्ट होने वाला है दैट विल ओवरलैप विद द कोर अर्बन लोकल बॉडीज एरिया. तो यहाँ पे दोनों के बीच में टेंशन आ सकती है बिकॉज द वर्क
द एरिया जहाँ पे ये काम करने वाले हैं, दिस इज़ गोइंग टू ओवरलैप. तो जब तक कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो कोर स्टाफ है, दे आर वर्किंग अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स लाइक हेल्थ, टाउन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, जब तक अर्बन लोकल बॉडीज़ इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को अडॉप्ट नहीं करती, तब तक हम इसका जो बेनिफिट है वो नहीं देख पाएंगे, एंड देयर वुड बी द टेंशन. And still it basically risk of being a splintered nerve system because of this only. जो इस एडिटोरियल का जो टाइटल है स्प्लिंटर्ड नर्व सेंटर, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि अर्बन लोकल बॉडीज़ और जो हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स हैं, इनके बीच में दिस कुड बी अ सोर्स ऑफ फ्रिक्शन. So one solution is that to make a team of these special purpose vehicles that can act as a bridge, and they can inspire more users and develop the capacities. अगर हम यहाँ पे contract employees की बात करें, so as a contract employees, so they may be subject to the mercurial aspect of administration. Secondly, there is risk of permanent underutilization of the system. Now, with the poor integration with the urban local body services, and not just software integration but also in terms of workflow and SOPs, जो functional capability है, that may continue to be tilted towards video surveillance only. Even with later, अगर हम video surveillance की भी configuration की बात करें, उसके analytics की बात करें, so its application has been less than perfect. And the police departments, their operators, they often use this system manually to screen the footage in the wake of the accident. So अगर आप footage को देख रहे हैं बैठ के, it still defeats the purpose of the integrated command and control center. Thirdly, इसे लेकर जो sizable investment चाहिए, this can also create contradictions in some cities. Cities which are otherwise struggling for fund to upgrade their basic infrastructure and services. So one of the key question which is very important when it comes to identifying or gauging the success of this integrated command and control center in future, maybe to ask if cities are choosing to build and sustain these systems out of their own revenue, or they are untied devolution funds. अगर ऐसा नहीं होगा तो जो integrated command and control centers हैं, they will struggle to outlive the exhaustion of the mission grants. And finally, despite the efforts to keep the procurement vendor agnostic, and some segments of ICC are still dominated by the selected industrial players who may dictate the terms to the city or engage in arm twisting for the payments. इसीलिए कुछ cities में integrated command and control centers को war room कहा जा रहा है, that they will serve as a war room during COVID-19 pandemic. इसकी application को successful देखा गया है. Despite its usefulness, the success of such war room lay in fact that the municipal and district and police administration were bound together by compulsion of the pandemic, and which normally which is forthcoming. तो जब तक कि urban local bodies और जो people हैं who are telling them the residents of the city, जब तक ये integrate नहीं होगा with the integrated command and control center, they may turn out to be as images show, like एक बड़ा सा hall with video walls and rather an expensive one. तब तक उसका जो real aim है वो achieve नहीं हो पाएगा जब तक urban local bodies and the residents they don't accept and integrate all of these with the integrated command and control centers. Moving ahead, our next article is about Guillain-Barré syndrome. It's a rare neurological disorder, and there are new studies which associate it with Johnson & Johnson's vaccine. So a last study was done with the 3 COVID-19 vaccines that are used in the United States, and Johnson & Johnson's vaccine, Janssen, it suggests an increased risk of Guillain-Barré syndrome. So this is not the first time that this risk has been flagged. एंड सबसे पहले समझते हैं हमारे लिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ Guillain-Barré syndrome, स्पेशली फॉर अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. So this syndrome basically causes the immune system to attack the part of their peripheral nervous system. So it can range from very weak cases, very mild cases,
of paralysis, and paralysis can also be, weakness to severe, even causing breathing difficulties. However, most people, they eventually recover. And this is said by United States National Institute of Neurological Disorder and Stroke. The exact cause of the Guillain-Barré syndrome, it is not known. It is not contagious. It is not inherited. It can strike at any age, but it is more frequent in older people. So इसकी incidence देखा जाए, so the rate is 1 to 2% in 100,000 each year. तो जो स्टडी जो ली गई है, इसमें 1.5 करोड़ जो डोजेस दी गई हैं उनको कवर किया गया है from December 2020 to November 2021, and it has seen that against the background rate of 1 to 2 cases of GBS per 1 lakh person, and the people after receiving the Janssen dose, and if we see the rate has increased to 32.4 cases per 1 lakh. So for the 2 mRNA vaccine, जो इसके अलावा जो vaccines है Pfizer and Moderna, it has the rate of 1.3 per 1 lakh person, and it did not differ the background rate. However, the Johnson and Johnson's vaccine, it has increased the cases to 32.4. Moving ahead, so the National Drug Regulator has granted the emergency use authorization to the Bharat Biotech's Covaxin for the age group of 6 to 12. So for the age group of 6 to 12, Bharat Biotech's Covaxin has been given emergency use authorization, and for the age of 5 to 12, the Biologicals Ease Corbevax has been given authorization. तो इससे कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो रोल आउट है, इट इवन कवर्स द चिल्ड्रन एज्ड 12 एंड अंडर. तो 6 to 12 एज ग्रुप के लिए ये अप्रूवल्स क्यों आए हैं, 5 to 12 rather. So India has been rolling out COVID-19 vaccine in phased manner, and this was done on the basis of scientific and epidemiological evidences. फर्स्ट फेज़ में वो ग्रुप्स जो कि हाईएस्ट रिस्क पे थे उनको प्रायोरिटाइज किया गया, जिसमें हेल्थ केयर, फ्रंट लाइन वर्कर्स, एल्डरलीज, इनको वैक्सीन दी गई. एंड देन वी एक्सपेंडेड द ड्राइव इन फेजेस टू कवर ऑल द अडल्ट्स. ना अगर इसको लेकर हम साइंटिफिक नॉलेज हमारी जैसे जैसे इवॉल्व होती गई, मोर वैक्सीन अवेलेबल होती गई, देन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वैक्सीनेशन ऑफ 15 to 18 एज ग्रुप. और इस जनवरी में 12 to 14 एज ग्रुप के लिए भी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया. And now we are seeing that National Drug Regulator has given the emergency use authorization to the children up to the age of 12. And this basically, was granted by the Regulatory Drug Controller General of India. And this also comes on the basis of data, some trials that were submitted by the vaccine manufacturers. So India is a step away from rolling out vaccination for all age groups. हम बस एक ही स्टेप दूर हैं. So कब इन बच्चों को, छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी, अंडर 12 एज ग्रुप को कब वैक्सीन दी जाएगी? तो जो रेगुलेटरी अप्रूवल दिया गया है, जो डाटा वैक्सीन को लेकर प्लेस किया गया है, वो 3 एक्सपर्ट गवर्नमेंट बॉडीज़ के सामने किया गया था, जिसमें नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन भी इंक्लूड होता है. हमने पहले भी हमारे करंट अफेयर वीडियोस में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बात की है. इट प्रोवाइड्स गाइडेंस to the government on vaccination, and they basically take the technical review of the scientific evidence. And then there was COVID-19 working committee and standing technical subcommittee. इसके अलावा National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19, they will make a final recommendation to the Health Ministry. And इसे लेकर जो final decision है ये बहुत जल्द आने वाला है. So why it is important to roll out vaccine for young children? So it's an important step. COVID-19 की जो वैक्सीन है, it basically prevent us against severe disease, death and hospitalization. And now we are seeing that children have returned to school. So vaccination will play a very important role in protecting them. United States में भी the Centers for Disease Control and Prevention, they have recommended that everyone age 5 years and older should get vaccinated against COVID-19. And US में भी Pfizer BioNTech mRNA वैक्सीन को यूज़ किया जा रहा है for this particular age group.
So children for age 5 to 12, they are most frequently affected by the multi-system inflammatory syndrome. It's a very common condition which is associated with COVID-19. And this basically is marked by inflammation of the various parts of the body. तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है उन्होंने ये चीज़ नोट की है. And they are collecting data on how well COVID-19 vaccination is working against this multi-system inflammatory syndrome. And as more children under 12 years of old they are getting vaccinated, so उतना ही डाटा और मिल पा रहा है to the central for disease control and prevention. So will be the choices between the vaccines? तो फाइनल डिसीजन तो वो आएगा जो कि गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी. फॉर इंस्टेंस अगर गवर्नमेंट सिर्फ कोर्बेवैक्स को अलाउ करती है दैट दिस विल बी एडमिनिस्टर्ड इन 12 to 14 एज ग्रुप, कोवैक्सीन फॉर 15 to 18 एज ग्रुप. So similarly we have Zydus Cadila DNA vaccine which was approved for children aged 12 and above. This has not been used in vaccination drive so far. So what is the efficacy and safety profile of those these vaccine? तो इसे लेकर भारत बायोटेक ने एक वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल कंडक्ट करवाया which was to generate data in 2 to 18 years of age group. And they said that neutralizing antibodies in these children were 1.7 times higher than in the adults. So definitely Covaxin exhibits the robust immune responses in children with 2 doses and 6 months follow-up. So this indicates the durability of immune responses. So that is all for this video. I will see you all in my next one. Thank you so much for watching.